देखिए, हमने ना डॉकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ी हैं। मतलब इतनी चीज़ें तो पढ़ी हैं कि हमें डॉकर की अब समझ में आने लगी हैं चीज़ें कि कैसे वॉल्यूम को सेट करते हैं, नेटवर्क क्या होता है, कंपोज क्या होता है, दूसरी और भी चीज़ें। तो वो आपको ना समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो अभी फिलहाल हम सपोज करते हैं कि डॉकर के कंटेनर को बनाना हमें आ गया। तो अब डॉकर का कंटेनर, उसको संभालने की बात करते हैं। ठीक है, डॉकर के कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करने की बात करते हैं। ये ऑर्केस्ट्रेशन जो है, इसका जो है वो एक इसकी ब्रांच लास्ट वाली क्यूबरनेटीज से भी जाकर मिलती है। लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल हम क्यूबरनेटीज के बिना ही इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक हमारा क्या है, कंटेनर है। अच्छा, ये जो कंटेनर है खाली मशीन है, ये डॉकर का कंटेनर है ये। तो ये जो डॉकर का कंटेनर है, इसके अंदर आपने एक विंडोज जाहिर आपको मिलता ही है, तो हम उबंटू जो है इसको कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर एक इसका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। और ये है डॉकर का कंटेनर। तो डॉकर के कंटेनर को अगर आपने सपोज करें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है आपकी एक मशीन जो कि है सर्वर। अब ये जो सर्वर है, सर्वर एक मशीन है। इस मशीन में आपने विंडोज डाली हुई है जो कि है उबंटू। मतलब लिनक्स उबंटू एक ही बात है, तो लिनक्स बोल रहा हूँ मैं। तो आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस सर्वर में पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, या एक ऐसा सर्वर ले लिया है जिसमें पहले से ये इंस्टॉल है लिनक्स। और उसके अंदर आपने डॉकर डाला हुआ है, या तो आपने खुद डाला है या उस मशीन में पहले से इंस्टॉल है। तो उबंटू भी है और डॉकर भी है इस मशीन के अंदर। अच्छा, इस मशीन की एक आईपी हो सकती है। इस मशीन तक अगर कोई पहुंचना चाहे, तो हम जैसे कि एक रैंडम कोई आईपी ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं कि ये पोर्ट, इस आईपी और इस पोर्ट के ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा, इस यूआरएल पर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो इस मशीन तक पहुंच जाएगा। अब इस खाली मशीन के कुछ पैसे भी हैं, जैसे कि $10 पर मंथ आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है। अब बात यह है कि ये तो मशीन आपने खरीद ली, इसके अंदर अभी आपका कुछ है नहीं, कंटेनर नहीं है, ये तो डॉकर डीमन है। जैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं ना आप अपने लैपटॉप में, वैसे ही ये डॉकर आपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसका एक अपना यूआरएल है। इस जाहिर है ना, यहाँ पहुंचने के लिए तो कोई एड्रेस चाहिए, तो ये यूआरएल है। और इसके कुछ पैसे हैं, $10 पर मंथ। अब हम ये करते हैं कि hub .docker.com से अपने इमेज को मंगवा कर यहाँ पर क्या करते हैं, दे देते हैं कि भाई यहाँ से हमारी इमेज को उठाकर लेकर आ जाओ। और जैसे ही इमेज को लेकर आए, तो एक कमांड हमने सीखी थी, मैन्युअली हम क्या करेंगे, उस कमांड को चला देंगे, डॉकर रन पोर्ट मैपिंग 3। मतलब अपने उबंटू के 3000 पोर्ट पर मेरे डॉकर के कंटेनर के 3000 पोर्ट को चला दो। और इसके अंदर हम लगाते हैं डी डिटैच मोड पर चला दो। और इसमें इमेज का नाम भी हम देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा कि माई ऐप, ये मेरी इमेज का नाम है। कि इसमें
बैक एंड या फ्रंट एंड या जो भी है वो मैंने बना कर रखा है। तो ये क्या हो कि ये इस कमांड के जरिए एक डॉकर का कंटेनर बना दे। अब बात यह है कि यूआरएल को याद रखना आसान नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जाहिर आप करेंगे कि आप एक डोमेन खरीदेंगे जो कि हो सकता है ताहा डेव डॉट कॉम। इस ताहा डेव डॉट कॉम के ऊपर आप कहेंगे कि क्लिक करो, तो वो आप पॉइंट कर देंगे किसकी तरफ, अपने इस वाले सर्वर। सर्वर की तरफ नहीं, इस वाले अपने आईपी की तरफ। इस आईपी से ये डोमेन आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप जैसे ही इस डोमेन के ऊपर आएंगे तो वो आपको ये खोल के देगा। क्या खोल के देगा? ये खोल के देगा। और ये किसकी लोकेशन है? इस मशीन की लोकेशन है। तो सर ये होस्ट कहलाएगा ना? होस्ट तो आपकी ये मशीन कहलाएगी। यानी आईपी जो आप बता रहे हैं वो होस्ट नहीं हो जाएगी? होस्ट होस्ट देखें, होस्ट किसको कहते हैं? आपका लैपटॉप है ना, आपका लैपटॉप भी होस्ट है। आपके लैपटॉप में जो विंडोज डली हुई है वो होस्ट है। जब हम सर्वर खरीदते हैं तो सर्वर की मशीन होस्ट हो जाती है। डॉकर के कंटेनर की बात करते हैं तो उसके डॉकर के कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो वो अपना होस्ट होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक घर होता है और उस घर के, सपोज करें एक घर है, उस घर का कोई ना कोई ओनर है, लेकिन उसके अंदर कमरे भी बने होते हैं। तो जो घर का जो कमरा होता है वो स्पेसिफिक एक बंदे के लिए होता है कि ये मेरा कमरा है। तो हम मैं कह सकता हूँ ना कि इस कमरे को जब मैंने बोल दिया ये मेरा घर, भले मेरा नहीं है, घर भले अब्बा के नाम पर है, लेकिन ये जो कमरा है, ये कमरा तो मेरा ही है ना। तो इसका होस्ट मैं हूँ, इसका मालिक मैं हो गया। समझ रहे हैं आप? तो घर का होस्ट कौन है? जिसके नाम पे घर है वो घर का होस्ट है। कमरा जो है ना, ये वाला जो रूम है, इसका होस्ट मैं हो गया क्योंकि ये रूम ही मेरा है। तो ऐसे ही आपका जो लैपटॉप है उसमें जो विंडोज डली हुई है, विंडोज होस्ट है। जब आप बात करते हैं किसी सर्वर की, तो सर्वर में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। हमने यहाँ पर उबंटू डाला हुआ है, लिनक्स मतलब। तो होस्ट कौन हो गया इस सर्वर का? ये हो गया उबंटू। तो इस होस्ट तक, मतलब इस होस्ट तक पहुंचने के लिए आपको जो ये लगती है ना ये चीज, इसको कहते हैं होस्ट आईपी। होस्ट की आईपी। तो ये है होस्ट आईपी। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन खरीद के लगा देंगे, tahadev.com बोल देंगे किसी को, तो वो आराम से जो है वो अपने ब्राउज़र पर tahadev.com खोलेगा। और बाकी जो पीछे जो भी सेटअप इसका हुआ हुआ है, डोमेन वालों ने जो किया हुआ है, वो जाएंगे, वो अपने डीएनएस डायरेक्टरी में देखेंगे कि भाई tahadev.com किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो वो देखेंगे कि अच्छा इस वाले होस्ट की आईपी की तरफ जो है वो भेज दो इस बंदे को। तो वो खुद ब खुद ताहा डेव डॉट कॉम लिखेगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा? इस सर्वर पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये काम करे। तो अभी फिलहाल हम डोमेन ज़ाहिर है नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने एक ऐसे ही आपको ड्रॉ करके बता दिया कि यूआरएल तो है, इस मशीन का कोई ना कोई एड्रेस है, आप चाहें तो उसके ऊपर डोमेन भी लगा सकते हैं। डोमेन हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है डोमेन। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आपने एक जो है वो कंटेनर बनाकर इस कमांड के जरिए, इस कमांड को जैसे ही आपने चलाया तो एक कंटेनर आपने बना लिया। अब क्योंकि ये कंटेनर आप बना चुके हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। हुआ ये कि यूजर्स आने लग गए, यूजर्स आने लग गए, और आपके जो यूजर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी आपके इस कंटेनर के ऊपर। अब जो ये रिक्वेस्ट आ रही है, अब जो ये रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है वो बिल्कुल ठीक है।
एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है, मतलब एक रिक्वेस्ट है, उसका एक रिस्पॉन्स है। लेकिन इसी की तरह और यूजर बढ़ गए। थोड़े कम रखते हैं यूजर, ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, देखें। ये यूजर अभी और आ गए। अब हुआ ये कि आपका जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर की ना एक कैपेबिलिटी थी कि वो इतने यूजर्स संभाल सकता, इतने यूजर्स संभाल सकता। हुआ ये कि अब इससे ज्यादा जब यूजर बढ़ने लग गए, जब इससे ज्यादा यूजर्स जो हैं वो बढ़ने लग गए, तो फिर जो है आपका कंटेनर बैठना शुरू हो गया। फिर मजबूरन आपको ये वाली कमांड एक दफा और चलाकर क्या करना पड़ा कि एक कंटेनर आपको और बनाना पड़ गया। अब और यूजर आ गए। तो सर सेम कंटे सेम ये चलेगी, कमांड चलेगी? जाहिर है ना, एक कंटेनर जब आप चलाते हैं तो सेम ही कमांड चलती है ना। आपने चलाए तो है, दो दो कंटेनर चलाए हैं ना अपने डॉकर डेस्कटॉप में। जी सर, सही है। जी सर। अब यहाँ पर दो कंटेनर आपको नजर आ रहे हैं, है ना। अब बात यह है कि जब एक से ज्यादा कंटेनर हो गए ना, तो यहाँ पर अब एक चीज आपको लगाना पड़ेगी, वो है लोड बैलेंसर। अब जो ये लोड बैलेंसर है, ये क्या करेगा, 50% ट्रैफिक जो है वो देगा इस कंटेनर को, और 50% ट्रैफिक देगा इस कंटेनर को। तो हमने लोड बैलेंसर के लिए इंजन एक्स को लगा लिया है। इंजन एक्स जो है वो क्या करेगा, इंजन एक्स रिवर्स प्रॉक्सी भी है लेकिन लोड बैलेंसर भी है। तो लोड बैलेंसर के तौर पर इसने आधे ट्रैफिक को इस पर डाइवर्ट कर दिया, आधे ट्रैफिक को इस पर डाइवर्ट कर दिया। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, मैन्युअली मैं चला रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मैं अपने इस मशीन की। इस मशीन को एक कलर दे देते हैं, और ऑरेंज कलर। ये इस मशीन की मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। चलें ये, छोड़ें कलर नहीं देते। तो इस मशीन की मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और मॉनिटरिंग करके सारी चीज़ें मैं मैनुअल मैनेज कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ ट्रैफिक कभी कम होता है, कभी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, फिर कभी कम होता है, फिर कभी ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अब मसला ये है कि कब तक, कब तक मैं इसको इस तरीके से ही मैनेज करूँगा। अगर सपोज करें कि ऐसा हुआ कि और ट्रैफिक बढ़ गया, तो और ट्रैफिक बढ़ने के सूरत में मुझे एक और कंटेनर को अप करना पड़ेगा। और मैं एक और कंटेनर को अप करके मैं क्या करूँगा, अपने लोड बैलेंसर को कहूँगा कि मैंने एक कंटेनर और चला दिया है, अब ट्रैफिक इसकी तरफ भी तुम भेज देना। तो वो जो लोड है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, वो लोड इस तरीके से, वो लोड इस तरीके से डिवाइड होगा कि जो आपका लोड बैलेंसर है वो 33 ऑफ द ट्रैफिक जो है वो इक्वली तीन कंटेनर के ऊपर भेजना शुरू कर देगा। सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, मैनुअल मैनेज कर रहा हूँ मैं, लेकिन चलते चलते ये हुआ कि ट्रैफिक जो है वो बराबर था, एक कंटेनर क्रैश कर गया। एक कंटेनर पर बुराई आ गई, पता नहीं क्या हुआ, कंटेनर क्रैश कर गया। अब जैसे ही कंटेनर क्रैश हुआ, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग कर रहा था इस चीज़ की, मैं अपने आप को भी बना लूँ यहाँ पर, तो मैं मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहा था। कैसे कर रहा था मैं यहाँ पर हूँ। तो
मैं मॉनिटरिंग कर रहा था इस चीज़ की, और मैंने यहाँ पर एक सर्विस लगाई, ग्रफाना लगा दिया मैंने यहाँ पर, जो कि लॉग्स को देखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ग्रफाना से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्रफाना को देख रहा हूँ, और ग्रफाना जो है वो लॉग्स उठाता है इस कंटेनर के भी, वो लॉग्स उठाता है इस कंटेनर के भी, और ये लॉग्स उठाता है इस कंटेनर के भी। तो क्योंकि सारे लॉग्स जो हैं वो ग्रफाना के अंदर एक ही यूनिफॉर्म जगह पर आपको मिल जाते हैं, तो आपको नज़र आता है कि कौन से कंटेनर में क्या बुराई आई हुई है। आप सब देख सकते हैं एक ही उसके अंदर। और मैं ग्रिफाना को क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक कंटेनर जो है वो क्रैश कर गया। अब जैसे ही एक कंटेनर क्रैश कर गया, तो मैंने इसको बोला कि भाई एक काम करो, फिर एक कंटेनर और बना लो। और ऐसे ही मैंने क्या किया, एक कंटेनर जो है वो और बना लिया, और बनाते ही ये कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक कंटेनर। अब हुआ ये कि जो ये कंटेनर था, ये मैं मैनेज कर रहा था और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। फिर एक कंटेनर मैंने और अप कर दिया, क्योंकि ये कंटेनर क्रैश हो गया था। तो आपको क्या देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये मेरे ऊपर एक प्रेशर है, ये एक हेक्टिक काम है। हाँ, कोड जाहिर है एक और हम यहाँ पर चला लेंगे, और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि भाई एक कंटेनर और अप किया है ना हमने। तो ये हमने एक कंटेनर और अप कर दिया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये मेरे लिए एक अजाब है, कि मुझे इसको मॉनिटर करते रहना है, और कभी कोई मसला आ गया तो मुझे इसको फौरन से बंद करना है, एक कंटेनर बनाना है। मैनुअल काम कर रहा हूँ मैं, एक मशीन को संभाल रहा हूँ, मैनुअल कोड चला चला कर संभाल रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये कंटेनर जो है, अगर ये खुद ब खुद बंद होना, नया कंटेनर बनना, लोड बैलेंसर की हेल्प में से, अगर ये पहले से कॉन्फ़िगर कर दूं कि कितने ट्रैफिक इसके ऊपर, कितना ट्रैफिक इसके ऊपर, कितना ट्रैफिक इसके ऊपर डाइवर्ट करना है, और ये खुद ही कर दे, तो ये चीज़ जो है वो मेरी जान छुड़ा देगी इसकी मैनेजमेंट से। जी सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं। कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो करने के लिए आप जो है वो एक बहुत फेमस नाम सुनेंगे, उसका नाम है क्यूबरनेटीज। और क्यूबरनेटीज जो है वो अपने पॉड्स के जरिए कंटेनर को क्या करता है, मैनेज करता है। आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसके YAML की फाइल में लिख देते हैं, और वो आपके लिए ये मैनेज कर रहा होता है। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि क्यूबरनेटीज का छोटा वर्जन, मैं इसको छोटा वर्जन इसलिए कह रहा हूँ, कहना सही तो नहीं है, लेकिन छोटा वर्जन जो है वो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे क्यूबरनेटीज करता है, वैसे ही ऑर्केस्ट्रेशन का काम जो है वो हम लेने जा रहे हैं। किससे? AWS के ECS से। ECS मींस इलास्टिक कंटेनराइजेशन सर्विस। इसका काम भी होता है कि कंटेनर को मैनेज करना, क्यूबरनेटीज की तरह जैसे क्यूबरनेटीज करते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे AWS ECS इलास्टिक कंटेनराइजेशन सर्विस। और ये कंटेनर को मैनेज उसी सूरत में करता है जब आप अपने कंटेनर की जो इमेज है वो रखवाते हैं ECR के अंदर। ECR मतलब है इलास्टिक कंटेनराइजेशन रजिस्ट्री। रजिस्ट्री, डॉकर हब डॉट कॉम भी एक रजिस्ट्री है, और ये भी जो है ये एक रजिस्ट्री है। तो इमेज को जैसे आप डॉकर हब डॉट कॉम पर रख रहे थे, वैसे ही आप अगर AWS ECR में रखेंगे, तो ये जो AWS जो ECS है।
मतलब ECR जो है वो मेन सर्वर होगा। ये आप ECS में, ECR मेन सर्वर नहीं है। ECR जो है वो एक वेबसाइट है जो आपकी इमेजेस को रखता है, और बाकी ECS जो है वो आपका क्या हो गया, आपकी मशीन हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ताहा को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो ये मैनेज कौन करेगा, ये मैनेज जो है वो ECR जो है जिसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिख कर रख दी है, अब ये वो खुद मैनेज करेगा। और आप इसके लॉग्स अगर देखना चाहें तो वो ग्राफाना में अभी भी हैं, वरना हम अगर इसको डायरेक्ट हटाकर इस तरह लगा दें समझने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि अभी आपकी मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिक हो रही है। आपने पहले से सेटिंग जो जो कर दी है वो AWS ECS जो है वो क्या कर रहे हैं, इसे संभाल रहे। तो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम कौन से सर्विस को यूज करने जा रहे हैं AWS के? ECS। ECS। यस। ECS को ECS। यूज करने जा रहे हैं। और ECS जो है वो कंटेनराइजेशन के ऊपर चलती है। मतलब डॉकर के कंटेनर को आप इसके अंदर रखते हैं, ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है। और ये कहता है कि आप अपने कंटेनर की जो इमेज है वो कहाँ रख दें, पहले ECR पर रख दें, फिर ECS जो है उस पर आप लाकर चला दें। क्या हमें यहाँ तक ये बात समझ आ गई ना? अब हम AWS के वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AWS और एंटर करते हैं। तो एक वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। सबसे पहली वेबसाइट जो है Amazon वेब सर्विसेज की, इसे हम क्लिक करते हैं। और आप जो है वो थोड़े से अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर AWS फ्री टेयर लिखा हुआ है। इस फ्री टेयर के नीचे जो ब्लैक बटन है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इसे क्लिक करेंगे। और क्लिक करके ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पूछेगा, कुछ क्रेडेंशियल आपको बनाने के लिए कहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कहता है कि रूट यूज़र, सब समझने की बात पहले ये है कि रूट यूज़र क्या है। रूट यूज़र वो मेन यूज़र है जो इस AWS के अकाउंट का ओनर है। और वो जो ओनर है वो अपने इस अकाउंट को यूज़ करवा सकता है, दूसरे डेवलपर्स को भी दे सकता है इस अकाउंट की परमिशन, कि मालिक तो हूं मैं, इसका ओनरशिप मेरी है इस अकाउंट की, लेकिन मैनेजमेंट के लिए मैंने अगर दूसरे कोई डेवलपर्स भी हायर किए हुए हैं, तो मैं उनको क्या कहूँगा कि इस वाले अकाउंट को यूज़ करके तुम ये सर्विसेज जो है वो क्या करो, यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कि यूज़र्स बना सकते हैं आप इसी अकाउंट के। लेकिन अभी हम जो यूज़र बनाने जा रहे हैं वो रूट यूज़र है। रूट यूज़र मतलब वो मेन यूज़र जिसका ये अकाउंट है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपने ईमेल एड्रेस को डालें। और फिर उसके बाद आप अपने अकाउंट नेम को लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है अपना नाम भी और अपनी ईमेल आईडी भी। अब आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर दें। आपके जीमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड इसने भेजा है, वो वहां से जाके आपको देखना है। अच्छा देखें तो पिछले वाले पेज में उसने जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो कोड भेजा, वो भेजा आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर, और जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स में नहीं मिला वो आपको कहाँ पर मिला, स्पैम के फोल्डर में मिला। तो स्पैम के फोल्डर में आपको जो है वो मिल जाएगा। आपका जो कोड होगा, वन टाइम कोड होता है वो आप लगाकर वेरीफाई के येलो कलर के, ऑरेंज कलर का जो बटन था उसको आप क्लिक करेंगे और इस पेज में आ जाएंगे जहां पर आपको पासवर्ड बनाना है। मैं आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपने पासवर्ड लिख लिया है, अब कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे अब। और इसने ऊपर देखिएगा कुछ एरर आ रहा है शायद, ऊपर जाएं। ये कह रहा है कि पासवर्ड इज दिस पासवर्ड इज पब्लिकली नोन थ्रू द डाटा सेट लीक फ्रॉम थर्ड पार्टी, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट पासवर्ड। ठीक है, मैं फिर आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। अपने पासवर्ड को थोड़ा सा और जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। ये कह रहा है कि आपने जो पासवर्ड रख दिया है वो बहुत वीक पासवर्ड है।
ठीक है, तो आपने उस बटन को क्लिक कर दिया पासवर्ड लिखने के बाद, और अब आप जो है जिस स्क्रीन पर आ गए, यहाँ पर आपको ये दो प्लान्स दिखा रहे हैं। एक है फ्री प्लान 6 महीने का, एक है पेड प्लान। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इन्होंने लिख कर दिया, अगर आप फ्री 6 मंथ के ब्रैकेट को देखें ना, तो वहाँ पर नीचे लिख कर दिया इन्होंने कि लर्न, एक्सपेरिमेंट एंड बिल्ड प्रोटोटाइप। तो जो भी जैसे कि लर्नर्स हैं उनके लिए ये अकाउंट है, जिसमें आपको क्या मिलता है, $200 का फ्री क्रेडिट आपको देता है ये। और जो ये $200 का फ्री क्रेडिट है, ये 6 मंथ के लिए है। 6 मंथ के बाद जो है आपको ये चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास $200 मतलब 60,000 रुपये पाकिस्तानी के हिसाब से आपको इन्होंने क्रेडिट दे दिया कि आप इतने का जो है वो इतने की मशीन चलवा सकते हैं इनसे, सर्वर चलवा सकते हैं। ठीक है, तो चूज फ्री प्लान के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर इस पेज में। तो ये जो पेज है, यहाँ पर आपको रेडियो बटन नज़र आता है, जहाँ पर बिजनेस और पर्सनल लिखा आपको नज़र आ रहा है। तो पर्सनल पर आप क्लिक करेंगे, और पर्सनल पर क्लिक करने के बाद आप अपना फुल नेम देंगे, और फुल नेम देने के बाद आप जो है यहाँ पर कंट्री कोड देंगे, पाकिस्तान, और मोबाइल नंबर जो है वो देंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर ना एक काम करें, से ले लेना। तो देखें, यहाँ जो कंट्री है, ये कंट्री आपके हिसाब से आपको रीजन और कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख दें यूनाइटेड स्टेट की जगह पाकिस्तान, और एड्रेस पाकिस्तान लिख दें जी। और जो एड्रेस है, इसमें आप कराची पाकिस्तान भी सिंपल लिख सकते हैं एड्रेस वन में जी। कराची कॉमा पाकिस्तान, और नीचे सिर्फ कराची लिख दें तो वो चलेगा। नीचे सिर्फ कराची लिख दें यहाँ एड्रेस लाइन 2 में, और सिटी भी कराची कर दें। और इस ये जो है ना आपका स्टेट, इसको सेंड कर दें। और पोस्टल कोड अगर याद है तो लिख दें, नहीं याद है तो आप, पोस्टल कोड याद नहीं है तो आप लिख दें कुछ 78500 ऐसे करके कुछ लिख दें। ठीक है, और आई हैव रीड एग्रीमेंट को क्लिक करके आप जो है रुके, अपना फ़ोन नंबर डाल दें ऊपर जो है ना। ठीक है। अच्छा देखें, अब सबसे सही। ऊपर आप जाएं, और सबसे ऊपर जो है ना, यहाँ पर पाकिस्तान के नीचे जो डेबिट कार्ड नंबर है, आपको ये लिखना है। उसके बाद आप एक्सपायरेशन डेट और ईयर जो है वो लिखिएगा। अब ये सीवीसी नंबर लिखिएगा, कार्ड होल्डर नेम को सही से लिखिएगा, और उसके बाद इस वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, ये जो AWS वाले हैं, ये हमारे सिर्फ कार्ड को वेरीफाई करते हैं। तो आपके मोबाइल में ना वैसे भी एक एसएमएस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा होगा कि नया पे के कार्ड को, या जो भी आप सादा पे, नया पे, या जो भी है बैंक के कार्ड को, इस वाले मर्चेंट ने वेरीफाई किया है, आपके कार्ड को वेरिफिकेशन आपने करवाई है। तो ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ये पूरी कार्ड की डिटेल जो है ओके। वो आप लिखना शुरू करें, और नेक्स्ट करके अगले पेज पर चले जाएं। अच्छा देखें, अब आपने क्योंकि अपने कार्ड्स की डिटेल लिख दी, तो अब जो है आप नेक्स्ट पेज पर आ गई हैं, और नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, मतलब जो भी आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है फिर आपको नीचे मोबाइल नंबर देना है। तो ये सेलेक्ट आपने कर लिया है। अब आप ना यहाँ पर मोबाइल नंबर, क्योंकि +92 जो होता है ना, वो ज़ीरो के जगह पर होता है, तो मोबाइल नंबर में ज़ीरो को छोड़ के 3 से आप स्टार्ट कर दें। जैसे कि ज़ीरो नहीं लिखना है मुझे, 319 जो भी है ये लिखकर आप सेंड बटन दबा दें। ये जो है ना 8ZH6SF, तो ये जो है आप लिखें यहाँ पर। सर ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ये सबका अलग अलग आएगा? जाहिर है।
में आएगा। देखें जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया था ना इससे पहले वाले स्टेप में, तो वो आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर लिखना है, ये मोबाइल वाला वेरिफिकेशन कोड है। तो देखें, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट के बाद ही वो भेजता है। तो जब तक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, तो आपकी जो है वो वेरिफिकेशन हो गई है, और उसके बाद ज़ाहिर है आपके मोबाइल में उसमें ओटीपी आया होगा। और ओटीपी आपको मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन के नीचे जो ब्लैक वाला बटन है, गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, इसको आप जो है क्लिक करेंगे, ताकि आप जो है वो AWS के कंसोल में पहुंच जाएं। तो इसे नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर दें, ऊपर जो ये सजेशन दे रहे, डन कर दें। ट्राई नाउ। अच्छा, अब इसे बंद कर दें, ऊपर जो ये दे रहे हैं ना, जो टैब अभी इसने खोला है इसको बंद कर दें, वापस आ जाएं अपने कंसोल वाले टैब में। अच्छा, अब जो आप इस टैब में हैं, ये AWS का कंसोल टैब है। कंसोल टैब के मतलब ये है कि AWS के 200 से ज़्यादा सर्विसेज जो मौजूद है ना, वो उन सब को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। रिसेंटली विजिटेड का जो ये आ रहा है, ये जो है अच्छा है। आप यहाँ पर आपको फौरन से दिखा देता है कि ये वाली सर्विस में अगर आपको जाना है तो, क्योंकि अभी हमने कुछ इसमें यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए ये हमें कुछ दिखा नहीं रहा है। तो अभी बिल्कुल फ्रेश आपका अकाउंट है, खाली है। तो ऊपर आपको सर्च करने का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस सर्च करने के ऑप्शन में हम जो सबसे पहला काम करेंगे, वो ये करेंगे कि हम एक यूज़र बनाएंगे। उसका नाम होगा, यूज़र हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा AWS का अकाउंट है ना, और जो हमारा लैपटॉप है, इन दोनों को एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा। तो जो मेरा AWS का अकाउंट है, आप तो उसके रूट यूज़र हैं, लेकिन उसके अंदर ना आप एक और यूज़र भी बना सकते हैं। उस यूज़र का काम क्या होगा, उस यूज़र का काम ये होगा कि आप अपने लैपटॉप को वो यूज़र बना देंगे कि ये मेरा लैपटॉप वाला यूज़र है, ये मेरे इस अकाउंट के ऊपर आकर कुछ कर सकता है, कुछ भेज सकता है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो हम लैपटॉप वाला यूज़र बनाएंगे, तो वो हम करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, जो CDN सर्विस है, मतलब AWS का जो सबसे करीब सर्वर है आपके पास, वो मुंबई में है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ना, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो इसको खोलें आप। यहाँ पर देखें, एशिया पैसिफिक में इस जगह पर मुंबई लिखा आ रहा है। इसको सेलेक्ट कर लें, क्यों, क्योंकि हमें कम से कम लेटेंसी चाहिए होगी, ताकि हमारे सबसे करीब जो सर्वर है ना वो मुंबई है। तो वो मुंबई को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब एशिया पैसिफिक मुंबई आ चुका है ऊपर। ये पहला काम आपने कर लिया। अब आप दूसरा काम ये करें कि अभी फ़िलहाल हम यूज़र नहीं बनाते। अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि टर्मिनल को, अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप को खोलें, डेस्कटॉप पर जाएं, और ना एक नए टर्मिनल को खोलें वहां पर। अच्छा, अब जो हमें काम करना है ना, अब हमें ये करना है कि अपने AWS CLI को इंस्टॉल करना है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि AWS CLI है क्या। हमने एक कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर खोला है, और कमांड प्रॉम्प्ट जो है, इसके अंदर हम वो कमांड चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो देखें, अभी इसको समझते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हमारा जो AWS ECS है, या जो भी सर्विस है, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है ना, वो AWS की सर्विसेज हैं। किसकी सर्विसेज हैं,
AWS की सर्विस है। तो जो AWS है वो मैं ऑपरेट करूंगा अपने लैपटॉप से, है ना। तो मेरा जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में डॉकर डला हुआ है, इस लैपटॉप के अंदर डॉकर मौजूद है। तो हमें करना ये है कि अपने लैपटॉप के अंदर ना एक चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे, और वो मेरे इस AWS से कनेक्ट करेगी जाके। उसका नाम है AWS CLI। CLI मतलब वही AWS का कमांड प्रॉम्प्ट, AWS का कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमें ये इंस्टॉल करना है, क्या करना है, AWS CLI, ताकि ये AWS CLI जो है वो डायरेक्ट जाकर मेरे AWS के अकाउंट से कनेक्ट हो जाए। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि मैं लैपटॉप से जो चीज़ें भेजूंगा वो यहाँ पहुँच जाएंगी। समझ आ रही है बात आपको? वरना तो ये मैं विंडोज लैपटॉप पर जो बनाऊंगा वो भेजूंगा कैसे यहाँ पर। तो ये इसीलिए मुझे हाँ, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जी कुछ कह रहे हैं आप? अब आपको ये करना है कि ये ना एक कमांड आपको चलाना है, लेकिन आपको उससे पहले एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसका नाम है AWS CLI। ये आप लिखें ज़रा गूगल में, AWS CLI। तो क्या लिखना है? AWS CLI कमांड। अच्छा, जो पहली वेबसाइट आएगी ना, नीचे करें। ये जो पहली वेबसाइट आई है ये वाली तो नहीं, इसके नीचे आप आए, कमांड रेफरेंस, गेटिंग स्टार्टेड विद। इसका एक आसान तरीका भी है वैसे, हम ChatGPT से भी पूछ सकते हैं कि वो ना हमें AWS CLI की ना वो दे दे, क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कमांड दे दे। ये डॉक्यूमेंटेशन में जाना घूमना जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है हेक्टिक। तो आप जाएं, ChatGPT खोलें और ChatGPT को ये बोलें, अपना साइड पैनल बंद कर दीजिएगा ChatGPT का, और इसको ये बोलें कि मुझे AWS CLI को अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन कमांड दे दो सिंपल से। आप इसको कह दें तो वो आपको कमांड दे देगा, और उस कमांड को हम कमांड प्रॉम्प्ट में चलाएंगे। क्योंकि ना मुझे याद आया, वेबसाइट से भी अगर आप उठाते हैं ना जाके, तो वो आपको पावर शेल की कमांड देता है। और पावर शेल की कमांड को जब आप पावर शेल पर चलाते हैं ना तो वहाँ एग्जीक्यूशन पॉलिसी का एरर आता है। तो बेहतर है कि आप ना ChatGPT को ही बोल दें, वो आपको ना कमांड प्रॉम्प्ट के हिसाब से बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर जो ये इस इसे क्लोज कीजिएगा, ऊपर से यहाँ से काट दें। ठीक है, AWS CLI इंस्टॉल डाउनलोड, ठीक है। पावर शेल की कमांड है ये, या CMD में भी चल सकती है। स्टेप नंबर 2, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वर्जन चेक करना है, बिल्कुल यही करना है हमें। पहले वाले कमांड को उठाएं, कॉपी करें, और अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आकर इसे पेस्ट करके चला दीजिएगा। ये एक सेटअप को रन करेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, एंटर करें। ठीक है, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये AWS के एक सेटअप को रन करेगा। हमें नेक्स्ट 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 पढ़ पढ़ के नेक्स्ट 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 करना है, और ये इंस्टॉलेशन जो है वो कर देगा खुद ही। जी नेक्स्ट कीजिएगा। जी नेक्स्ट कीजिएगा। सुना दें अगर। नेक्स्ट कीजिएगा, इंस्टॉल करें।
अगर इंस्टॉलेशन आपकी हो गई है तो आप जो है AWS के वर्जन को चेक करेंगी, और ये आपको वर्जन जो है वो नहीं बताएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। AWS इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो इसके मतलब आपके AWS की इंस्टॉलेशन हो गई है, लेकिन ये वर्जन नहीं बता रहे। वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको बंद करके आप दोबारा एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और वहां पर वर्जन चेक करें, फिर ये बताएगा वर्जन। तो अब हमारे पास जो है ना वो CLI भी है। CLI भी है हमारे लैपटॉप में, AWS की CLI है, और हमारे पास AWS का अकाउंट भी है। तो अब जो हमें काम करना है वो ये करना है कि अपने लैपटॉप के लिए अपने AWS के अंदर एक यूज़र क्रिएट करना है। दोबारा सुनिएगा, हमारे लैपटॉप के लिए AWS के वेबसाइट पर हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। वो कैसे होता है, आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज करके अपने AWS के वेबसाइट पर वापस जाएं। वहां से हम अपने एक यूज़र को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। तो जो थर्ड टैब है आपका, वो ओपन करेंगे आप AWS के अंदर। आप जाकर जो ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, इस सर्च वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर लिखना है IAM। IAM आप यहाँ पर लिखेंगी, IAM मतलब। तो जो सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे IAM। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये जैसी वेबसाइट आपकी लोड हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर आप लेफ्ट साइड पर देख सकेंगे कि यहाँ पर यूज़र लिखा आ रहा है। एक्सेस मैनेजमेंट की हेडिंग के नीचे यूज़र ग्रुप, और उसके नीचे यूज़र नीचे। जी, तो यूजर्स के अंदर आपका कोई भी एक भी यूजर बना हुआ नहीं है, जीरो यूजर है अभी आपके पास। आपको एक यूजर क्रिएट करना है, ऑरेंज बटन पर क्रिएट यूजर लिखा हुआ है, वहां से आपको एक यूजर को क्रिएट करना है। और आप यूजर को क्रिएट करके यूजर नेम को लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप लिखें नाजिया CLI लिख दें, ताकि आपको अपने नाम से याद रहे कि ये CLI के लिए यूजर आपने बनाया है। और उसके बाद जो है नाजिया CLI के दरमियान में एक हाइफन दे दीजिएगा। अच्छा, तो ये आपने लिख दिया। और लिखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसे क्लिक नहीं करना है, ये जो आ रहा है ना प्रोवाइड यूजर एक्सेस, इसे खाली छोड़ दें। ऐसे ही सिर्फ नाम लिखकर नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो ये आपसे ये जानना चाहता है कि इस यूज़र को कितनी परमिशन दी जाए, कि वो क्या क्या कर सकता है आपके इस AWS के अकाउंट के ऊपर। तो परमिशन ऑप्शंस में जो तीन आपको ये बॉक्स नजर आ रहे हैं ना, इसमें थर्ड वाला जो बॉक्स है अटैच्ड पॉलिसी डायरेक्टली, मतलब मैं खुद से पॉलिसी अपने हाथ से दूंगा, तो ये वाले को क्लिक कर दें। और नीचे पॉलिसीज की लिस्ट आ जाएगी आपके पास क्लिक करते ही। अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली को आपने क्लिक कर दिया, तीसरे वाले बॉक्स को। तो आप जो हैं थोड़े से अगर नीचे हैं, तो जो सेकंड वाली पॉलिसी है, ये जो ऑरेंज कलर का डब्बा है, इसमें देखें सेकंड वाले में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, इसके, जी इसको चेक कर दें। और सबसे नीचे आ जाएं,
सबसे नीचे आने के बाद जो है आपको एक बटन दिखेगा। उस बटन, ऑरेंज कलर का कॉर्नर पर एक बटन होगा, और नीचे आ जाएं। इसे नेक्स्ट कर दें। सर सिर्फ एक ही पर टिक करना है? जी, एक ही पर टिक करना है। अच्छा, अब पता है क्या हुआ? अब आपका एक यूजर जो है, वो क्रिएट करने से पहले आपको ये रिव्यू करवा रहा है कि आप देख लें कि इसका नाम आपने ये रखा है। आप सबसे ऊपर अगर जाएंगे ना, तो आपको नाम वाम सब दिखा रहा होगा, यूजर की डिटेल दिखा रहा होगा, और सारे परमिशंस जो आपने दिए हैं वो भी दिखा रहा होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे नीचे देखें, अगर कोई बटन है नेक्स्ट करने का, तो आप जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। सबसे नीचे आए, क्रिएट या नेक्स्ट का बटन होगा, उसको जो है आपको क्लिक करना है और आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। ऊपर क्रिएटिंग यूजर एक मैसेज आ चुका है, और अब यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ चुका है। तो आपका एक यूजर AWS के अकाउंट में क्रिएट हो गया, जिसका नाम है नाजिया CLI। इस नाजिया CLI को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर आपके ID और पासवर्ड को वो आपको दिखा देगा। आप इसको क्लिक करें, और क्लिक करके उसके अंदर चले जाएं। अभी फिलहाल आपको एक यूज़र दिखा, उस यूज़र पर आपने क्लिक किया नाजिया CLI के ऊपर, तो आप उसके डिटेल्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप थोड़े से नीचे आए, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के नाम का एक टैब दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के नाम का टैब आपको दिखेगा, और उस टैब को आपको क्लिक करना है, सिक्योरिटी और क्रेडेंशियल्स, फोर्थ वाला, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि आपको एक इससे रिलेटेड सेटिंग्स दिखाई जाती हैं। आपको थोड़े थोड़े करके नीचे आना है, और ढूंढना है कि एक्सेस कीज कहाँ पर है। थोड़े थोड़े करके आप नीचे आते जाएंगी, और एक्सेस कीज जो है, आपको उसकी हेडिंग नजर आएगी। एक्सेस कीज जो है, वहां पर एक बटन भी होगा, और वो जो बटन है वो होगा क्रिएट एक्सेस की का बटन। क्रिएट एक्सेस की के बटन को आपको क्लिक करना है, ताकि आप अपनी एक एक्सेस की बना सकें। अच्छा, ये एक्सेस की हम किसके लिए बना रहे हैं? अपने कमांड लाइन के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले वाले कमांड लाइन इंटरफेस को हम क्लिक करेंगे, ताकि ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाए। अब सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आपको एक चेक बॉक्स आई अंडरस्टैंड का कुछ होगा, उसको आपको क्लिक करना है, वो चेक करना है सबसे नीचे। और उसके बाद जो है, फिर एक ऑरेंज बटन भी आपको दिखेगा सबसे नीचे, नेक्स्ट का। तो वो आप जो है आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें, और अगले वाले में चले जाएं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे, तो हम एक नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, और उस नेक्स्ट पेज में हमें क्रिएट एक्सेस की का एक बटन दिखेगा ऑरेंज कलर का। उस बटन को हमें क्लिक कर देना है। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस क्रिएट एक्सेस की के ऑरेंज बटन को आपको क्लिक कर देना है। ये बटन क्लिक करते ही आपके पास आपकी जो एक्सेस की है, और आपकी जो सीक्रेट एक्सेस की है, वो दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो एक्सेस की को भी आपको कॉपी करना है, सीक्रेट एक्सेस की को भी आपको कॉपी करना है, और ये दोनों आपको कॉपी करके
जो है वो अपने CLI में देना है। लेकिन कैसे होगा ये, अभी फिलहाल आप सिर्फ एक्सेस की को कॉपी करें। यहाँ पर एक्सेस की जो है उसको कॉपी करेंगे आप। वहां पर एक कॉपी करने का आइकन बना हुआ है, AKAI से पहले ना एक आइकन बना हुआ है कॉपी करने का, उससे कॉपी कर लें। और आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आ जाएं। देखें, डन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डन नहीं करेंगे वरना सीक्रेट एक्सेस की जो है वो भी आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। अच्छा, CLI के अंदर जो है आपको यहाँ पर लिखना है AWS कॉन्फ़िगर। तो AWS लिखें और कॉन्फ़िगर लिखें, CONFIGURE, कॉन्फ़िगर लिख कर आप एंटर करेंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। और कुछ चीज़ें सर कौन पूछ, स्पेसिफिक? हाँ वो क्या हो गया, GURE करें। AWS कॉन्फ़िगर पूरा स्मॉल से ही लिखना है आपको, इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है। CONFIGURE कॉन्फ़िगर, इतना ही ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है। इसको जब हम सर लिखेंगे, GURE लिखें, एंटर करें, तो ये आपका जो CLI है ये आपके AWS से कॉन्फ़िगर करने जाएगा। तो आपसे ना कुछ चीज़ें पूछेगा। आपका जो CLI है ये आपके AWS से कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। एंटर जैसे ही आप करेंगे, तो एंटर करते ही सबसे पहली चीज़ वो पूछेगा वो है एक्सेस की ID। वो आपने वैसे ही वहां से कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करके एंटर करना है आपको। अब ये अगली चीज जो आपसे पूछेगा ना, वो पूछेगा सीक्रेट एक्सेस की। वो भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। अब वहां से कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। ना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है अपने उस CDN के रीजन का नाम जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था। तो आपने जो सेलेक्ट किया था ना, वो मुंबई सेलेक्ट किया था। तो मुंबई का जो नेम है वो आएगा AP हाइफन साउथ हाइफन 1। ए सर ए ये पी ए पी बी पी नहीं है, फॉर पी है, पी है, पी -1, ठीक है, एंटर कर दें। अच्छा, डिफॉल्ट आउटपुट पूछ रहा है। तो हमारा जो डिफॉल्ट आउटपुट है बातचीत करने का, जो आउटपुट होगा वो जेसन में होगा, तो आप यहाँ पर जेसन लिख दें। अब आपका जो AWS जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुका है आपके AWS के वेबसाइट के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे देखेंगे। तो देखने के लिए आपके पास यूजर जो है ना, उसको देखने के लिए कमांड होती है। वो अगर आप चलाएं तो आप अपने यूजर को देख पाएंगे कि वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी फिलहाल ये जो यूजर की कमांड है इसको आप लिख कर ट्राई करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखें AWS स्पेस IAM स्पेस GET-यूजर, एंटर। तो देखिए आपको आपकी यूजर की डिटेल्स आ गई ना। ये यूजर हम बाद में वैसे भी डिलीट कर देंगे। तो अभी ये जो भी डिटेल है, यूजर ID, ARN, ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पर। तो मतलब क्या हो गया कि ये वहाँ क्रिएट
किया था आपने, यहाँ आपको दिख रहा है। तो आपका जो लैपटॉप का जो AWS CLI है वो आपके वेबसाइट वाले AWS से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो हमने आधा काम तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है। अच्छा, अब क्या है देखें, AWS CLI मेरे लैपटॉप के अंदर से जो मैंने इंस्टॉल किया उसको मैंने कनेक्ट कर लिया अपने AWS के साथ। तो अभी तो मैंने फिलहाल क्या किया है, AWS के साथ कनेक्ट किया है, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। AWS के साथ अभी ये कनेक्ट हुआ है। और जो AWS है वो हमारा बहुत सारी मतलब AWS की सर्विसेज हैं। तो AWS जो है वो हमारा अभी बनाएगा एक अपने अपने सर्विस में से एक सर्विस को बनाएगा। तो AWS जो है वो AWS ECR और ECS, अब हमें इससे काम करना है। अब मुझे बताएं कि मशीन जो हमारी वेबसाइट जो चलेगी, वो वेबसाइट तो चलेगी AWS ECS के ऊपर, लेकिन इमेज को रखवाने के लिए आपको ECR के ऊपर जाकर इमेज रखवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ECS बनेगा या ECR बनेगा? सर ECR बनेगा। ECR बनना चाहिए ना। ईसीआर बनेगा सर। तो ECR को बना लेते हैं। ECR को बना लेते हैं। तो हम जाते हैं अपनी AWS के। जी, तो मैं अपने AWS के अंदर लॉगिन करके आ चुका हूँ। और यहाँ पर अब मुझे जो अगला काम करना है वो ये करना है कि हमें ECR को बनाना है। तो ECR, देखें हो सकता है यहाँ पर इस जगह पर आपको ये चीज़ें नज़र ना आ रही हों, क्योंकि जो जो सर्विसेज आप यूज़ करते जाते हैं ना, वो वाली सर्विसेज वो यहाँ पर दिखाने लग जाता है। अगर आपने वो यूज़ ही नहीं की तो वो दिखाएगा भी नहीं, है ना। तो लेकिन आप यहाँ सर्च, ऊपर जो सर्च का बॉक्स है, इनपुट बॉक्स, उसके अंदर यहाँ पर आकर लिखें ECR। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री को आप क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे यहाँ पर। जो आपको वेबसाइट अभी ये जो दिख रही है, ये जो पेज आपको नजर आ रहा है, इस पेज में क्रिएट का एक ऑरेंज कलर का बटन है। इस ऑरेंज कलर के बटन को क्या करना है, क्लिक करना है, ताकि, अच्छा उससे पहले मैं ज़रा ये भी देखूंगा कि मेरी जो ये है ना लेटेंसी, या जो मेरा CDN है AWS का, वो मुंबई पर ही हो, एशिया पैसिफिक मुंबई पर ही हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट के ऑरेंज बटन को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर वो मुझसे कह रहा है कि आप अपने उसका नाम रखें, रिपॉजिटरी का नाम रखें। तो मैं रिपॉजिटरी का नाम रखूंगा API, और API बैक एंड। The repository name must be between 2 से 256 कैरेक्टर। और शायद हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, तभी ये मुझे इस तरह कह रहे हैं। तो ठीक है, हम क्या नहीं लिख सकते, हम क्यों कर रहे हैं ये इस तरह, देखते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ माई API टेस्ट। तो माई API टेस्ट को, ठीक है, तो माई API टेस्ट के नाम से मैंने इसको रिपॉजिटरी बना दी है। और ये पूरा रिपॉजिटरी का जो नाम है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेबल पर ही आपको रखना है। जो नीचे ऑप्शन है ना म्यूटेबल, उसको म्यूटेबल पर ही रखिएगा। और आप नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, सिर्फ नाम लिखा है मैंने। मैं नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर AES जो है 256, ये आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और आप क्रिएट कर देंगे। तो आपकी एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप इस रिपॉजिटरी को देखना चाहें, तो आप जो है वो इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप वैसे इस रिपॉजिटरी के अंदर आ चुके हैं। और ये जो है रिपॉजिटरी, अभी आप देखेंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं। इमेजेस के नीचे नो एक्टिव इमेजेस, एक भी इमेज यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अपने कोड को लिखना है, उस कोड की एक इमेज को बनाना है, और इमेज को बनाकर इस रिपॉजिटरी के अंदर रखना है। याद रहे कि ये जो है, ये आपका ECS जो होता है, ECS जो हो सॉरी ECR जो होता है, वो अल्टरनेटिव है किसका,
hub.docker.com। तो जैसे जैसे आपने hub.docker.com में किया था, वैसे वैसे आप यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या किया था आपने? आपने एक अपने कोड को लिखा था, आपने उससे इमेज बनाई थी, और उस इमेज को hub.docker.com में आपने ले जाकर रखा था, और फिर वहां से पुल करके मंगवाया था। तो यही सारा जो काम है वो अभी आपको ECR के रजिस्ट्री के लिए भी करना है। तो आ जाएं, एक फोल्डर बनाते हैं। AWS टेस्ट के नाम से एक फोल्डर है यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये फोल्डर आप देखेंगे कि अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अपने VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, और VS कोड को यहाँ पर मैं ओपन करके सबसे पहले जो मैं करूँगा वो है npm। अच्छा, मेरा VS कोड ओपन हो गया और मीटिंग ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। तो मैं जो सबसे पहला काम करने जाऊंगा वो मैं क्या करूंगा, अपने पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, अब ना हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि सोचना है कि हम कर क्या रहे थे। हाँ, ये कर रहे थे कि VS कोड में आपको npm init -y लिखना है, ताकि आप पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर लें। और उसके बाद आप जो है पैकेज डॉट जेसन के बाद पैकेट डॉट जेसन के बाद आप लिखेंगे npm i, और जो आपको पैकेज चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए एक्सप्रेस का पैकेज चाहिए, तो मैं एक्सप्रेस के पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। इससे नोड मॉड्यूल और सारी चीज़ें जो भी हैं वो बनकर आ जाएंगी। और उसके बाद जो है मैं फिर एक API बनाऊंगा। index.js की जो फाइल है वो बना लेते हैं। और index.js की जो फाइल है उसको आपको याद ही होगा कि आपको लिखना है यहाँ पर const, आपको यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेस, आपको यहाँ पर लिखना है रिक्वायर, और रिक्वायर के साथ हम यहाँ पर एक्सप्रेस लिखेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, और कॉन्स्ट के बाद ऐप के बाद एक्सप्रेस जो है, इसको इंस्टेंशिएट कराकर ऐप डॉट लिसन जो है इसमें आप एक दे देंगे पोर्ट। और जो ये पोर्ट है ये आप यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट पोर्ट। और पोर्ट को आप कहाँ पर रखेंगे? पोर्ट को आप जो है वो रखेंगे 3000 पर रख दें। ठीक है। और एक चीज इसमें मैं और करने जा रहा हूँ, मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ कि जो आपका पोर्ट है ना, वो मैं यूज़र, जो भी यूज़र है आपका, उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि अपने मर्जी का कोई भी पोर्ट अगर वो चाहे तो वो भी रख सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ये जो पोर्ट का वेरिएबल है ना, ये वाला, ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल आएगा env से। और ये जो ENV है वो अपने डॉकर के ENV में भी अगर पोर्ट के नाम से कोई वैल्यू दे दे ना, 800, सॉरी 8000, 4000 कुछ भी दे दे, तो यहाँ आके खुद ही सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि अगर ये वाली चीज़ ENV के अंदर मौजूद है तो इसकी वैल्यू उठा लेना, और अगर ये खाली है तो मेरे 3000 पर चला देना। इस लाइन के मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ पोर्ट, इसको हम देते हैं एक मैसेज, सर्वर इज अप एंड रनिंग का एक मैसेज हम इसे देंगे, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन। और पोर्ट को ना हमें जाहिर है इस तरह लिखना होगा, पोर्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो भी पोर्ट है ऑन, यहाँ पर भी पोर्ट लिख देते हैं, पोर्ट। ठीक है। तो सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट दिस, ये console डॉट लॉग है, ये सर्वर के लॉग में आ जाएगा ये। उसके बाद जो है आपको एक API को बनाने की ज़रूरत है। तो हम एक API बना लेते हैं, जिस API में आप जो है वो जाहिर है यही API हम चलाएंगे। तो ऐप डॉट गेट के, सबसे आसान मेथड गेट का होता है, गेट के साथ हम एक API बना लेते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ।
यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश, मतलब जो भी आपका बेस यूआरएल है उसके बाद एपीआई मैं लिख रहा हूँ, ये आपका एंड पॉइंट मैंने बना दिया है। और उसके बाद जो है हम एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर। फंक्शन आपको पता है एपीआई का कैसा होता है, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स के नाम का पैरामीटर। और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के नाम का जो पैरामीटर है वो आपने बनाकर इसको आपने रिस्पॉन्स देना है डायरेक्ट जेसन में। और जेसन में आप यहाँ पर लिख कर दे दें क्या, स्टेटस, या मैसेज लिख दें, मैसेज। और मैसेज में आप लिख दें कि क्या लिखेंगे मैसेज में, कि आई एम योर एपीआई। ठीक है, तो और यहाँ पर एक मैसेज क्या लिखूं, AWS API। आई एम योर AWS एपीआई ऑन ECS मशीन। ठीक है, ये एक हमने मैसेज यहाँ पर लिख दिया। और कुछ डिटेल दे देते हैं, और यहाँ पर क्या दें, जैसे डेवलपर बता देते हैं कि भाई डेवलपर कौन है। तो डेवलपर है ताहा है डेवलपर। और क्लाउड की, मतलब ये आपकी मर्जी है, आप देना चाहे नहीं देना चाहे आपकी मर्जी है, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ मैं। क्लाउड क्लाउड कौन सा क्लाउड हम यूज कर रहे हैं, AWS, कॉमा। और क्या दे सकते हैं हम इसको, ताकि रिस्पॉन्स में जब हमें दिखे तो हमें ये सारी चीजें नजर आएंगी। इस टाइम स्टैम्प दे देते हैं। टाइम स्टैम्प में आप जो डेट का वेरिएबल होता है ना, जावास्क्रिप्ट की जो क्लास होती है उसका यूज कर लें। तो ये टाइम आपको बता देगा, ये आपको AWS दिखा देगा, ये डेवलपर का नाम दिखा देगा, ये एक मैसेज दिखा देगा, ये आपका एक पूरा जेसन का रिस्पॉन्स बन चुका है। और ये रिस्पॉन्स आपने रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर दें आप इसको, एक ही बात है। तो इस एपीआई से ये जवाब आ जाएगा, ये ठीक हो गया। अब हमें एक अच्छा काम ये भी करना है कि AWS के सर्विस के अंदर जब भी आपका कंटेनर चलता है, याद रखिएगा, जब भी आपका एक कंटेनर चलता है, हम यहाँ पर आते हैं, अपने इस कंटेनर को उठाते हैं। तो ये कंटेनर जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये कंटेनर हर 10 सेकंड के बाद इसकी होती है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक क्या होता है कि अगर आपके कंटेनर में कोई मसला आ गया, तो क्योंकि ये सारे काम तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अगर आपके कंटेनर में कोई मसला आ गया है तो ये हर 10 सेकंड के बाद इसकी एक हेल्थ चेक की एपीआई चलाएगा। और अगर उस एपीआई का जवाब आ गया, सही आ गया, तो ये समझेगा कंटेनर सही है, मतलब कंटेनर ग्रीन है। अगर हेल्थ चेक की एपीआई का जवाब इसको नहीं मिला, तो ये क्या समझेगा कि आपका जो कंटेनर है वो क्रैश कर गया। तो ये हेल्थ चेक की एपीआई को भी हम बना लेते हैं, ताकि वो इस एपीआई को चलाए, और इसका रिस्पॉन्स अगर इसको मिल जाए तो ये समझेगा कि आपका जो ये कंटेनर है वो सही काम कर रहा है। तो हेल्थ चेक जो है, आए ज़रा इसकी भी एक एपीआई बना लेते हैं, ज़रूरी है। ये तो हमारी हो गई रिस्पॉन्स एपीआई, रिस्पॉन्स एपीआई है। इसके ऊपर हम एक एपीआई और बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं हेल्थ चेक एपीआई, हेल्थ चेक एपीआई। और ये जो हेल्थ चेक एपीआई है ये वही आपका ऐप डॉट गेट को लगा लें, इसको आप दे दें क्या लिखेंगे आप इसमें, नॉर्मल हेल्थ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम नॉर्मल अभी देते हैं। इसको लोकल होस्ट जो भी इसका बन रहा है वो आ जाए, कोई एंड पॉइंट नहीं दे रहा हूँ मैं इसमें। ये तो हमारे ऊपर है ना, हम क्या एंड पॉइंट लिखना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं दे रहा, स्टेटस देते हैं इसे। स्टेटस में हम लिखते हैं कि सब ठीक है, और एक जेसन रिटर्न करते हैं। जेसन रिटर्न करके अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हेल्थ चेक पास, इस तरह कुछ। तो मैं यहाँ पर सिंपल जेसन, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बस मैं यहाँ पर सेंड कर दे रहा हूँ, एक चीज़ मैं भेज रहा हूँ।
और वो सर्वर को मिलेगी, सर्वर इसको चेक करेगा। तो मैं सेंड का मेथड यूज़ करूँ, इससे पहले हमने ये मेथड यूज़ नहीं किया। हमने एंड को यूज़ किया, हमने जेसन को यूज़ किया। सेंड का भी एक मेथड होता है। सेंड का मेथड सर्विस ये होता है कि आपके रिस्पॉन्स को सेंड कर देगी। तो हेल्थ चेक पास्ट, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, सर्वर इज एक्टिव। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब जाहिर है वो इसको चलाएगा, और इसको चलाकर इसको अगर ये देखें, वो पढ़ता तो नहीं है अंदर का कंटेंट, नहीं पढ़ता अंदर का। उसको रिस्पॉन्स मिल जाए ना, वो समझ जाता है कि हाँ 10 सेकंड के बाद ये रिस्पॉन्स दे रहा है कंटेनर, तो ये सही कंटेनर होगा। तो चलो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और अब आपको ये करना है कि ये आपकी बन गई है एपीआई, इसकी इमेज को बना लें। आपकी ये एपीआई बन चुकी है, इसकी इमेज को बना लें। तो इमेज को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज डॉकर नहीं, फाइल। डॉकर फाइल। डॉकर फाइल को आप बनाएंगे, और डॉकर फाइल को बनाकर आप उससे इमेज को बनाएंगे। तो हम अपने इमेज को बनाने के लिए एक डॉकर फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, एक नई फाइल लेंगे, और इस फाइल का नाम हम रखेंगे DOCKER डॉकर, और FILE फाइल। स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए, डी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। डॉकर फाइल इसका नाम है, आखिर में एस नहीं है, फाइल है ये। ठीक है, तो सर डॉकर इसको फाइल। एक्सटेंशन से इंपोर्ट करना होगा डॉकर को डॉकर को क्या करना बेस होगा? कोड में। अच्छा, तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले जो है ना, वो आप इमेज कौन सी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप बताते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम बेस इमेज। बेस इमेज मेरी क्या होगी, वो मैं लिख दूंगा। बेस इमेज मैं नोड यूज़ कर रहा हूँ, और नोड में भी मैं नोड 18 यूज़ करूँगा। नोड का जो सबसे हल्का वर्जन होता है ना, वो एल्पाइन का होता है। तो एल्पाइन के 18 नोड वर्जन को मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर बहुत, ये इसके अंदर नोड है, इसके अंदर ना वो उबंटू शुबंटू ये वो नहीं होता। तो बहुत सारे फीचर इसमें कम होते हैं, और ये लाइट वेटेड होता है ये नोड। और हमें भी नोड ही चाहिए ना अपनी एपीआई को चलाने के लिए। तो बेस इमेज हमारी हो गई नोड 18 एल्पाइन। और आप कोई लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, 18 स्टेबल वर्जन है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरी बेस इमेज है। और यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ जो लिखने जा रहा हूँ, वो मैं लिखूंगा, हमने क्या लिखा था, वर्किंग डायरेक्टरी। तो वर्किंग डायरेक्टरी को भी लिखने के लिए यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी लिखते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि पाथ को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पाथ हम सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा फोल्डर के अंदर जाना सही नहीं है। हम एक ऐप के नाम का फोल्डर बना देते हैं कि मेरी मेन वर्किंग डायरेक्टरी ऐप के फोल्डर के अंदर ही है, इसके अंदर आ जाओ। उसके बाद आपको हेल्थ चेक जो है ना, वो किससे, कौन करेगा हर 10 सेकंड के बाद हेल्थ चेक? मैं तो नहीं करूंगा ना, ऑटोमेटिक करवाना चाह रहा हूँ ना। तो मेरे कंटेनर्स को संभाल कौन रहे, मेरे कंटेनर्स को संभाल कौन रहे? ECR। ECR नहीं ECR। संभाल रहे, ECS संभालेगा। ECS। ECS। तो जो ECS है, उसको मुझे कहना है कि हर 10 सेकंड के बाद ये एपीआई चलाकर इसका रिस्पॉन्स ले लो। अब आप देखें कि अगर हर 10 सेकंड के बाद वो एपीआई को चलाए और रिस्पॉन्स मिल जाए, तो वो समझेगा ना कि भाई ये कंटेनर सही है। तो वो चलाने के लिए ना कर्ल का यूज करता है। किसका यूज करता है? कर्ल का। ये कर्ल क्या है? ये कर्ल एक पैकेज है जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए एपीआई कॉल करने देती है। जो एपीआई आप बना रहे हैं ना, ये वाली देखिए, इंडेक्स डॉट जेएस में जो ये एपीआई मैं बना रहा हूँ, या ये एपीआई मैं बना रहा हूँ, अगर मैं कर्ल का पैकेज वो करूँ यूज, तो मैं इस अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी क्या कर सकता हूँ, एपीआई कॉल कर सकता हूँ। तो इसी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए हमारा जो ECS है, वो भी अपने खुद के कमांड प्रॉम्प्ट में कर्ल के जरिए हमारी एपीआई को कॉल कर करके देखेगा कि इससे रिस्पॉन्स आ रहे कि नहीं आ रहे। उसके लिए आपको कर्ल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कर्ल को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंस्टॉल। इंस्टॉल कर्ल फॉर
हेल्थ चेक। तो इंस्टॉल, कुछ भी इंस्टॉल करना है आपको तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, रन। और रन के बाद उसकी जो भी कमांड होती है वो, तो देखें यहाँ पर कमांड है APK हाइफन हाइफन नोड। नोड नहीं है, नो कैशे है शायद, नो कैशे। कैशे की स्पेलिंग कैशे, ठीक है। ऐड कर, ये इसकी कमांड है। और उसके बाद अब सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा लाइन है जो कि आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, मैंने वजह बता दी आपको कि आपका जो ECS है वो अपने टर्मिनल के जरिए आपकी API कॉल करना चाह रहे हैं। तो कर्ल एक ऐसा पैकेज है जो ये करने की उसको कैपेबिलिटी दे देगा। तो आप कर्ल को आपने इंस्टॉल करके अपने उसको दे दिया है, अपने सर्वर को। अच्छा, अब जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, बस ये इसमें कुछ है तो नहीं। जी जी। ऐड पहले आएगा, APK ऐड, नो कैश कर। APK ऐड तो नहीं है कहीं पर। नहीं, आपने लास्ट में ऐड लिखा है ना। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कॉपी करेंगे है ना। तो कॉपी कैसे करते हैं हम, कॉपी करने के लिए आपको बताना होता है कि सोर्स क्या है आपका। तो भाई मेरा जो सोर्स है ना वो है पैकेट डॉट जेसन। क्योंकि आपको याद होगा पहले इसको पैकेट डॉट जेसन को रीनेम करते हैं और पूरा कॉपी करके, ये कहाँ आ गया, मैं सोर्स को इस फाइल में सोर्स की जगह पर पैकेट डॉट जेसन लिख दें। और पैकेट डॉट जेसन सिर्फ हमें नहीं उठाना, हमें लॉग जेसन भी उठाना है। तो पैकेज के बाद मैंने क्या बोला था, आप लगा देंगे स्टैटिक का साइन। अच्छा, Static. डेस्टिनेशन कहाँ पर कॉपी करके लेकर आना है, तो वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आना है। और पहले ये वर्किंग डायरेक्टरी में आया हुआ है, तो मैं इसको कहूंगा कि भाई ये जो कॉपी कर रहे हो ना, इसको ऐसे करंट डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करके लेकर आ जाओ। तो डेस्टिनेशन ये हो गई और उठाने वाली चीजें ये हो गई, ये कॉपी करके यहाँ लाके रख देगा। चलें, ये भी आपने कर लिया। अब जैसे ही पैकेट डॉट जेसन बन जाता है तो उसका अगला काम क्या होता है, हमारा हमारा अगला काम होता है कि हम रन करें एक कमांड को जिसका नाम है npm इंस्टॉल। जितने भी पैकेजेस पैकेट डॉट जेसन में अवेलेबल हैं वो उससे क्या कर देगा, npm इंस्टॉल करके पैकेज इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, उसके बाद चलें, ये पैकेज वैकेज का काम तो आपने कर लिया। अभी आपकी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल कॉपी करने का टाइम आ गया। तो आप करें कॉपी फिर से सोर्स कोड, और ये तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक कमेंट ऐड, और इसको मैं कह देता हूँ कॉपी पैकेजेस, पैकेजेस। और यहाँ पर हम कर देते हैं कॉपी कोड। और कॉपी कोड में सोर्स बताते हैं। तो सोर्स क्या है, मैं कहूंगा कि पूरी फाइल ही उठा लो। तो अभी जहां पर मैं खड़ा हूँ वहां से पूरी फाइल उठाओ, और जहां पर तुम्हारी करंट डायरेक्टरी है वहां पर ले जाकर पेस्ट कर दो पूरी की पूरी फाइल। मतलब ये पूरे फोल्डर के अंदर जो भी दिख रहा है ना सब उठा के ले जाओ। उसके बाद आपको याद है मैंने API के अंदर पोर्ट कौन सा मेंशन किया है, 3000. 3000 मेंशन किया है। तो सर हमें ये आपने इंडेक्स इधर शो नहीं किया। इंडेक्स शो कॉपी करने की तो आपने जरूरत ही किया नहीं है ना। लेकिन करंट डायरेक्टरी कहाँ में से। से सब कॉपी कर लो, मैंने ये बोला है। और सब कॉपी अच्छा। करके यहाँ रख दो ले जाके अपने इसमें ऐप के फोल्डर में। देखिए ना, डॉट के मतलब करंट डायरेक्टरी से उठाओ, डॉट के मतलब अपने वर्किंग डायरेक्टरी में रख दो। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये कहा कि मैंने ये किया है 3000 के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोज, एक्सपोज। और यहाँ पर ये कह रहा है पोर्ट क्या है, तो पोर्ट है 3000। अच्छा ठीक है, तो इसको भी एक कमेंट ऐड करते हैं और कह देते हैं कि हमने एक पोर्ट को एक्सपोज किया है। और उसके बाद जो है एक, अगर आप चलें अपनी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में ना, तो आपने लाइन नंबर 4 में ये जो लिखा है प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ये आपने लिख के किसी भी डेवलपर को परमिशन दिए कि जो आपकी API को यूज करेगा वो अपना भी पोर्ट दे सकता है यहाँ पर चलाने के लिए। तो आप इसको env की फाइल में रखें। env की फाइल कैसे देते हैं, कंटेनर को इमेज को env की फाइल कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं कि यहाँ पर आप लिखते हैं ENV, ENV।
आप जब लिखते हैं ना, तो वो कहता है भाई की बताएं और उसकी वैल्यू बताएं। तो मैं इसको लिखूंगा कि भाई की जो है ना वो पोर्ट है, और वैल्यू जो है इसकी वो है 3000, लेकिन कोई बंदा अगर ENV सेट करे तो वो 3000 को रिप्लेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया, सेट ENV वेरिएबल। हम अभी इसके साथ छेड़ने नहीं वाले कुछ भी, 3000 पर ही चलाएंगे, लेकिन ENV भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। एक्चुअल में जो वो इमेज बनती है ना उसमें हम ENVs भी देते हैं। ये आपने कल शायद मैंने आपको दिखाया था, पोस्टग्रेस SQL के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल पूरा लिखा हुआ था कंपोज की फाइल में, याद है आपको? 5-6 चीजें लिखी थी उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अच्छा, तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि एक हेल्थ चेक की कमांड को यहाँ पर चलाना है। ये हेल्थ चेक की कमांड मुझे कहाँ से मिली? वैसे तो आपको ये आपके ChatGPT जो है ना वो भी लिख कर दे देगा, मैं अभी फिलहाल उससे ही लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको वेबसाइट पर दिखाऊंगा भी कि ये कहाँ से मिली। तो फिलहाल उसको लिखने से पहले मैं CMD की एक एग्जीक्यूटेबल कमांड, जो मेरी फाइल को चलाने की कमांड है, वो लिख लेता हूँ कि नोड कॉमा मेरे index.js को चला दो। ठीक है, तो ये मेरे एग्जीक्यूटेबल कमांड है, मतलब रन द प्रोग्राम, इसको मैं लिख देता हूँ रन द प्रोग्राम। और यहाँ पर एक चीज और आएगी, वो है हेल्थ चेक कमांड, कर्ल कमांड। ये कमांड थोड़ी अजीब सी मुश्किल सी कमांड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को सबसे ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर मैं इसके कॉपी रिलेटिव पाथ को दूंगा, ताकि मेरा ChatGPT पहचान पाए कि ये कौन सी फाइल है। इस पूरे फाइल को उठाऊंगा, एक ChatGPT पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मुझे एक 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद हेल्थ चेक के API को चलाने की कर्ल कमांड लिख कर दे दो। ठीक है, इसको ऐसे ही कहते हैं कि राइट अ हेल्थ चेक कर्ल कमांड टू आफ्टर इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। बिलो इज माई डॉकर फाइल, एंड index.js फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फाइलें ला कर दे देता हूँ ताकि ये समझ जाए। पहले तो मैं अपनी डॉकर फाइल पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप देते हैं, अपने index.js की पहली लाइन में लगाते हैं क्या, कॉपी रिलेटिव पाथ, और इसको ये भी देते हैं ताकि इससे एक आइडिया हो जाए कि मैं इससे क्या कह रहा हूँ। जितना ज़्यादा इसको चीज़ें बता देंगे गलती के चांसेस उतने कम होते हैं। तो ये कर्ल की कमांड देखते हैं कैसे लिख कर देता है। योर हेल्थ चेक राउट वॉज मिसिंग, हेल्थ चेक API है तो सही, हेल्थ चेक राउट वॉज मिसिंग, कुछ भी बोलता है ये। अच्छा, तो अभी क्या करना है कि ये जो इसने लिख कर दिया है ना, इसको इसको देखना है। तो यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, एक एक करके उठाते हैं। तो ये जो है ना, ये है हेल्थ चेक, क्या इस नाम की कोई प्रॉपर्टी आपके डॉकर देता है आपको? यहाँ पर देखते हैं, हेल्थ चेक के नाम से कुछ देता है? जी हेल्थ चेक, बल्कि ये तो पूरा लिख कर दे रहा है। तो इसको ही सेट कर लेते हैं ना फिर, इसको ही सेट कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, आइए जरा इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हेल्थ चेक है, ठीक है। इंटरवल कितना चाहिए आपको? इंटरवल चाहिए 10 सेकेंड। अच्छा, टाइम आउट क्या चाहिए? टाइम आउट आप दे दें 3 सेकेंड। सेट पीरियड फॉर 5 सेकेंड, रिट्राइज और एग्जीक्यूटेबल। आप एक काम करें, तो टाइम हो 10 सेकेंड। टाइम आउट 3 सेकेंड ही दे दें, टाइम आउट कम रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, एक काम हम ये करते हैं कि
सीएमडी के एग्जीक्यूटेबल कमांड चलाते हैं, जो कि कर्ल की कमांड है। कर्ल की कमांड जो है ना, वो यहाँ पर वो मुझे लिखकर शायद दे रहा है कि कर्ल को इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो ये चल जाएगी। ये कमांड उठा लेते हैं यहाँ से, सीएमडी के बाद जो इसने लिख कर दिया है ये उठा लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं था। एग्जीक्यूटेबल को यहाँ से हटाते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि कर्ल -F HTTP लोकल होस्ट 3000, और इसके बाद जो है एग्जिट कर देना। अगर ये एपीआई जवाब ना दे तो एरर दे देना एग्जिट 1 का। अगर ये एपीआई जवाब दे दे तो फिर ठीक है। हर 10 सेकंड के बाद ये एपीआई चलेगी, और टाइम आउट जो है वो 3 सेकंड है, कम रखा है हमने टाइम आउट को। तो मेरा ख्याल है कि ये कर्ल की कमांड जो है वो आप लिख चुके। और आप इससे क्या करेंगे, आप इमेज बना लें। तो हम आते हैं वापस और देखते हैं कि हमने क्या कर लिया। अभी तक जो आपने काम किया है उसमें आपने प्रोग्राम को लिखा है। प्रोग्राम को लिखने के बाद आपने क्या किया है? सर इसमें ENV पोर्ट ये समझ में नहीं आया, यानी .env फाइल बनानी चाहिए थी, वो नहीं बनाएंगे, ये चीज डॉट समझ में एनवी नहीं फाइल का काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब जब कमांड चलाते हैं ना किसी कंटेनर को रन करने के लिए, बाद की बात बता रहा हूँ, अभी तो इमेज बनेगी, वो किसी रजिस्ट्री में आप डालेंगे, वहां से कोई कॉपी करके लेकर आएगा, फिर कंटेनर चलाएगा। तो कंटेनर चलाते हुए आप एक कमांड लिखते थे, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ। डॉकर रन -ITD, और उसके बाद इमेज का नाम नेम नेम, फिर यहाँ पर आप ताहा कंटेनर, उसके बाद इमेज का नाम, जैसे हमारी इमेज का नाम है सपोज करें ऐप बैकएंड नाम है इसका, ठीक है, ये इमेज है हमारी। तो इसके साथ ना वो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी दे सकता है -E, और लिखेगा पोर्ट, और पोर्ट को कर देगा 4000। ऐसे करके जब ये देगा ना तो हमारा क्या होगा, कंटेनर रन होने से पहले ये पोर्ट उठा के हमारे इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में 4000 लिख कर और इसको 4000 से चलाना शुरू कर देगा। तो ये जो है डॉकर के लिए है। डॉकर जो है ना वो आपके इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को लेकर चलाना शुरू कर देगा आपके 4000 पोर्ट के ऊपर, आपकी ये जो भी आपने एपीआईज लिखी है ना इनको। तो ठीक है, ये एनवायरनमेंट मतलब इस तरीके से सेट होता है, यहाँ पर एनवायरनमेंट की फाइल नहीं बनाएंगे हम। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। अगला जी काम क्या सर। है हमारा? अगला काम हमारा है कि हम एक इमेज को बिल्ड करते हैं। इमेज को ये बिल्ड करने की कमांड याद है किसी को? डॉकर बिल्ड टैग लगाते थे हम, और टैग में हम इसका एक नाम दे देंगे। इसका जो नाम है वो टैग में हम क्या दें, इसका नाम मैं दे देता हूँ बैकएंड, और नाम मैंने बैकएंड दे दिया इसका। अब मुझे ये बताएं कि डॉकर फाइल मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर ही बनी हुई है ना, डॉकर की जो फाइल है, डॉकर फाइल, तो उसकी लोकेशन मुझे जी सर। इसको देना है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ कि करंट, अभी तुम जहाँ पर खड़े हुए हो वहीं डॉकर फाइल भी मिल जाएगी तुम्हें, जाओ उससे जाकर एक इमेज बना दो। एंटर कर रहा हूँ मैं, और वेट करते हैं। तो ये इमेज को बना रहा है। उम्मीद करते हैं कोई एरर ना आए, और हम वेट करते हैं इमेज एक दफ़ा बन जाए, उसके आगे का जो काम है वो करेंगे। इमेज बन गई है। डॉगर ओपन किया हुआ है आपने? डॉकर ओपन, बिल्कुल डॉकर ओपन है। यहाँ पर डॉकर की सर्विस ग्रीन है। गो टू डैशबोर्ड अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं डॉकर के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर इमेज जो है वो मुझे बैकएंड के नाम से दिखना शुरू हो गई है, 21 सेकंड पहले ये इमेज बनी है। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। हमारा अगला काम है कि हम अपने रजिस्ट्री में जाते हैं, वही रजिस्ट्री जिसमें मैं आपको कह रहा था कि आपकी कोई इमेज यहाँ पर इस रिपॉजिटरी के अंदर तो है ही नहीं, और आपके रिपॉजिटरी का जो नाम है वो है माई एपीआई टेस्ट। हम यहाँ पर इमेजेस में ऑलरेडी हैं। यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का बटन है जिसमें लिखा हुआ है व्यू पुश कमांड। चार चार कमांड इसने आपको बनाकर दे दिए। एक कमांड है ये कमांड, एक है ये कमांड, एक है ये कमांड, एक है ये कमांड।
ये जो कमांड है ये पावर शेल पर चलाने की कमांड है, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके अपने सीएमडी पर चलाऊंगा तो ये एक तो सीएमडी पर चलेगी नहीं। मैं एक नया टर्मिनल को ले लेता हूँ। ये कमांड आप इस सीएमडी पर चला नहीं पाएंगे। इंटर। जबरदस्त, ये कल मुझसे ये कमांड नहीं चली लेकिन आज ये कमांड चल गई है। तो सीएमडी पावर शेल का कोई इश्यू नहीं है, मतलब यहाँ आना चाहिए लॉग इन सक्सीड लिखा हुआ और वो आ गया। तो सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पर भी ये कमांड चल गई, वहां से कॉपी करके लेकर आया, यहाँ लाकर चला दिया। आगे चलते हैं। आगे वाले सेकंड कमांड को ये कहता है कि इमेज को क्रिएट करें। ये तो हमने कर लिया ना, अभी तो इमेज क्रिएट की है, तो ये चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डॉकर का टैग लगा दें, ये मैं समझाता हूँ आपको क्या है। डॉकर के टैग के मतलब ये है कि जो आपकी इमेज है ना उसके ऊपर आपके रिपॉजिटरी का टैग लगेगा, और ये लिखा हुआ है, आपको बस कॉपी करना है और आपको ये आकर अपने टर्मिनल पर ऐसे चला देना है। तो ये आपको कह रहा है कि एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, नो सच इमेज। सर नो। चैट में कमांड दीजिए। माई एपीआई टेस्ट के नाम से सर आपकी आपने इमेज का नाम वो बैकएंड रखा था ना? यहाँ पर जो है यहाँ पे माई एपीआई हमें टेस्ट। नेम बैकएंड कॉल। लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं। यहाँ पर इसको गलती कर दी ना हमने, हमें सेम नाम रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाम क्या रखा था, बैकएंड। बैकएंड कर देते हैं और वापस देखते हैं, जाते हैं वापस वापस, इसे भी बैकएंड कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर ऐसा ये मुझे आप ऐसा जी जी। डॉकर पे जो आपने जिस उसको उसको रीनेम कर देना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बाद वाले का जो है ना वो ये लिखे रहने देना चाहिए, माई एपीआई टेस्ट। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो मैं ज़रा सही से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये आपके AWS की रिपॉजिटरी का नाम है। तो इसको माई एपीआई टेस्ट ही रहने देते हैं। ये जो है ना इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे ख्याल है आपके लोकल का नाम है। तो लोकल वाले का नाम यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक एंड। ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा करना चाहिए हमें, इसलिए। तो ये कुछ तो हो गया, एरर तो नहीं आया, कुछ हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं, पुश की कमांड सबसे लास्ट वाली कमांड है, डॉकर पुश, और ये लिखा हुआ जो है इससे हम पुश करते हैं। चौथी कमांड मैं चला रहा हूँ, एंटर करते हैं। पुश कर रही है, देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली पुश कर दिया हमने अपने ECR पर, अपनी लोकल इमेज को सक्सेसफुली पुश कर दिया। आए जरा चल के देखते हैं, क्लोज करते हैं। रिफ्रेश का बटन ये रहा, रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज नजर आ रही है लेटेस्ट के नाम से। नीचे की दो चीजें छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले को देखिएगा, इमेज इंडेक्स को। ECR के ऊपर आपने अपने रिपॉजिटरी बनाकर अपने इमेज को पुश कर दिया है। तो इमेज का नाम नहीं आ रहा। इमेज का जो नाम है वो इसी नाम से पुश किया है ना आपने, देखिए अगर आप पीछे जाएं तो इमेजेस में जाएं तो यहाँ पर माई एपीआई टेस्ट इसका नाम है, इमेजेस के अंदर। अच्छा, अब आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ कहीं पर भी आपको नाम मिल ही जाएगा, उसकी डिटेल्स है यहाँ पर। तो ये देखें, ये URL है, ये डाई गैस है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके करते हैं, समझते हैं, यहाँ तक रुकते हैं थोड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, अब जो देखें, अब हमें करना है ना, अब हमें ये करना है कि हमें डायरेक्ट जाना है अपने ECS के ऊपर। तो जो हमारा ECS है ना, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हम करेंगे, लेकिन कल करेंगे। आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो ECS है ना उसके ऊपर आगे बहुत टाइम लग जाएगा सेटअप करने में और उसको चलाने में। फिर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये चले तब हाथ के हाथ आपको रिजल्ट दिखे और वो सर्विस डिलीट भी हो जाए। तो ये चलाने में, चेक करने में और डिलीट करने में
काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे लिए इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल पर रखूँ।